चलिए शुरू करते हैं अपनी मई माह की क्रोनोलॉजी को। कल हमने यहाँ पे क्लास यहाँ पे ख़त्म किया था। अब इससे आगे मैं कल का रिवीजन करवा देती हूँ पहले, उसके बाद में आगे का वापस से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाया गया है। 7 अन्य सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये सब पढ़ा था कि टाइम मैगज़ीन की जो वर्ष 2025 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी हो गई है, उसमें इंडिया का एक भी नहीं है। मोदी जी इसमें सबसे अधिक बार 5 बार लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। हमने की उपराष्ट्रपति JD वेंस की भारत यात्रा के बारे में अपन ने बात किया था। अब आगे की अपन बात करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा, क्या किया था इन्होंने वहाँ पे जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की पूर्व निर्धारित अपनी 2 दिवसीय रांची यात्रा पर 22 अप्रैल 2025 को जेद्दा पहुँचे। जेद्दा कहाँ पर है? आजकल RPSC ऐसे भी पूछ लेती है ये जगह कहाँ से रिलेटेड है, तो उससे आपको पता होना चाहिए। जेद्दा सऊदी अरब में है। ठीक है। यह प्रधानमंत्री मोदी की इस खाड़ी देश की तीसरी यात्रा थी। इससे पहले वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में रियाद जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक शहर जेद्दा की पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के साथ आधिकारिक वार्ता की। इस वार्ता में दोनों नेताओं के मध्य ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंधों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ 22 अप्रैल 2025 को जेद्दा में भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है। तो SPC क्या है? इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता किसके साथ में की? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जेद्दा शहर में। ठीक है। SPC की पहली बैठक नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित की गई थी। SPC की पहली बैठक नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। इस बैठक में SPC के तहत पर्यटन और संस्कृति सहयोग से संबंधित एक नई मंत्रिस्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से भारत सऊदी अरब SPC के तहत अब 4 समितियाँ होंगी। शेष 3 समितियाँ निम्नानुसार है: राजनीतिक, दूतावास संबंधी व सुरक्षा सहयोग समिति, रक्षा सहयोग समिति और अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, निवेश और प्रौद्योगिकी समिति। समझौते क्या क्या हुए इसमें? प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब प्रवास के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में 4 समझौते ज्ञापनों समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। उक्त समझौते अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग, एंटी डोपिंग संबंधी शिक्षा एवं रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग और इनवर्ड सरफेस पार्सल के संबंध में सहयोग के संबंध में किए गए समझौते हैं। यात्रा में कटौती। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेस रन में पर्यटकों पर 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को हुआ है ना। ठीक है। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरा बीच में समाप्त कर दिल्ली लौट आए थे। लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया ये आतंकी हमला। लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया था। ये आतंकी हमला वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में हुआ सबसे घातक हमला ये था। इसमें लगभग 26 लोगों की हत्या कर दी गई। ये इतनी दुर्भाग्यवश इतनी भयानक घटना थी। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। हम उनको श्रद्धांजलि ज़रूर अर्पित करते हैं, बट हम चाहते हैं कि इन आतंकियों का जल्द से खात्मा हो। जैसे इस तरीके की बेकार हरकत करने वालों को सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। भारत ने सिंधु जल संधि को किया स्थगित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु नदी जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी? 1960 में। उक्त निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक में 23 अप्रैल 2025 को लिया गया। CCS द्वारा लिए गए अन्य निर्णय: भारत ने अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय किया है। पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीज़ा छूट स्कीम SVES के तहत जारी वीज़ा के आधार पर वो भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। ठीक है।
पाकिस्तान उसकी वैसे भी औकात भारत के सामने कुछ है भी नहीं, और उसको वहाँ के नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, ये तो बल्कि अच्छी बात है। इतना ही अच्छा है पाकिस्तान, तो वहीं रहो, यहाँ क्यों आना ही क्यों भाई। SVES के तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे उन्हें 48 घंटों में भारत छोड़ने को कहा गया। देखो पाकिस्तान के पास में खाने के लिए तो पैसे है नहीं, और उसके बावजूद आतंक फैलाने के लिए इनके पास में खूब रुपया भरा पड़ा है। जितना भी मिलता है, जितना भी कर्जा कहीं से लेते हैं, बस आतंक फैलाने में लगाते। ये तो नहीं अपनी अपनी जनता का पेट भरे हैं, वहाँ का विकास करे, पर नहीं, उनको तो आतंक फैलाना है। तो इसी लायक है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सलाहकारों को अवांछित पर्सन नॉन ग्राटा व्यक्ति करार दिया गया। ठीक है। उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से धीरे धीरे घटाकर 30 कर दी गई है। पाकिस्तानी प्रतिक्रिया इसके संबंध में पाकिस्तान ने भी किया। भैया एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, खुद आतंक फैला रहे हो, उसके बाद में खुद प्रतिक्रिया भी दे रहे हो। चलो ठीक है, देखें क्या करते हैं। भारत के निर्णयों के विरोध में पाकिस्तान सरकार ने 1971 के युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। इस समझौते में नियंत्रण रेखा, LOC का सम्मान और कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता बिना तीसरे पक्ष के से सुलझाने के प्रावधान शामिल हैं। सिंधु जल संधि और निर्णय का प्रभाव। सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के मध्य कराची में 19 सितंबर 1960 को हुआ था। समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज पर भारत को पूर्ण नियंत्रण दिया गया है। पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया, लेकिन भारत को इन नदियों के सीमित उपयोग जैसे गैर उपभोग्य उपयोग और बिजली उत्पादन की अनुमति है। सिंधु नदी प्रणाली का 3% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि शेष लगभग 20% पानी भारत के हिस्से में आता है। सिंधु नदी तंत्र का जल पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन की तरह है, क्योंकि यह देश अपनी कृषि, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अत्यधिक निर्भर है। सिंधु समझौते को स्थगित करने का भारत का निर्णय पाकिस्तान पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव डाल सकता है, पर उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ढीठ होता है ना, ढीठ, पाकिस्तान उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन में पर्यटकों 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। लश्कर-ए-तैयबा के विंग रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया ये आतंकी हमला वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में हुआ सबसे घातक हमला था। देखिए, मैं आपको इसकी रीडिंग नहीं लगवाती जा रही हूँ, आपको बस एक बार बस सुनते जाना है, अपनी अपनी क्रोनोलॉजी सामने रखनी है और मेरी बात को सुनते जाना है। मैं जिन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट बताऊँ, बस उन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट करके मार्क करते जाना है, और बस मैं इसका आपका रिवीजन भी करवाऊँगी, और हम बहुत कंसिस्टेंसी के साथ छोटे छोटे वीडियोस में अपनी इसको क्रोनोलॉजी को पूरी करेंगे। और लोड भी नहीं लेना है, बस रोज़ के 20-25 मिनट का वीडियो लाके और हमें इससे जल्दी से जल्दी 1 महीने की पूरी करते जाना है, और पूरी राजस्थान की नहीं, पूरी इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी हम पूरी करेंगे। आपको चाहे दुगनी स्पीड में मेरा वीडियो देखो, चाहे 1.5 गुना स्पीड में मेरा वीडियो देखो, साथ में लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, और साथ में आप लोगों के साथ में मेरे भी टॉपिक्स क्लियर करूँगी। ठीक है। सिंगापुर हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भाई सिंगापुर वगैरह बाहर की कंट्री अपन जानते हैं, वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो सिंगापुर के बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन इस एविएशन रेटिंग प्लेटफॉर्म स्काई ट्रैक्स, आजकल RPSC पूछ लेती है स्काई ट्रैक्स क्या है, तो अपन उसको बताएं भाई क्या है। ब्रिटेन में स्थित है एविएशन रेटिंग प्लेटफॉर्म है स्काई ट्रैक्स कि ये रैंकिंग दुनिया भर के हवाई यात्रियों द्वारा किए गए संतुष्टि सर्वेक्षण पे जो फीडबैक होता है ना, यात्रियों की जो फीडबैक होता है उसके बेसिस पे रैंकिंग मिलती है। ठीक है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे की लगातार 13वीं विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा 13वीं बार विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। ठीक है। मैड्रिड स्पेन में 9 अप्रैल 2025 को आयोजित अवार्ड इवेंट में चांगी एयरपोर्ट कहाँ है? सिंगापुर में निम्नलिखित पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट वॉशरूम, एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट। ठीक है। शीर्ष 10 हवाई अड्डे, इनमें दूसरे स्थान पर दोहा कतर का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। इसके बाद टोक्यो हनेडा जापान का,
सियोल इंचियोन दक्षिण कोरिया का, टोक्यो नारिता जापान का, हांगकांग पेरिस चार्ल्स डिगॉल फ्रांस का, रोम म्यूमिसिनो इटली का, म्यूनिक जर्मनी का और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का स्थान रहा। ठीक है, भारतीय हवाई अड्डों की क्या स्थिति रही। इस वर्ष स्काई टेस्ट की शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है। इनमें दिल्ली और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको 32वां स्थान मिला है। भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भी इसको चुना गया है। ठीक है, बेंगलुरु कैंपोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये 48वें स्थान पर है। पिछले वर्ष ये 58वें स्थान पर था, इस बार 48वें स्थान पर है। तो 32वें पे तो दिल्ली का, 48वें पे बेंगलुरु का। इसे भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये 56वें स्थान पर है। पिछले वर्ष ये 59th पोजीशन में था। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये 73वें स्थान पर है। पिछले वर्ष ये 95वें स्थान पर रहा था। 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की एशियाई रैंकिंग। ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड द्वारा विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की 2024 रैंकिंग पर एक विशेष प्रथम दृष्टि रिपोर्ट 14 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत की गई। एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2024 में कुल वैश्विक यात्रियों की संख्या 9.5 बिलियन के करीब होगी, जो 2023 से 9% की वृद्धि या महामारी पूर्व स्तर 2019 से 3.8% की बढ़त दर्शाती है। वैश्विक यातायात के 9% 855 मिलियन यात्री का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 2023 से 8.8% की वृद्धि हुई है। यह सब कुछ काम की बात नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसकी रीडिंग लगाती जाती हूँ। इसमें वर्ष 2019 की तुलना में 8.4% की वृद्धि हुई है। अब ठीक है, अब यहाँ देखिए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, शीर्ष 10 रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए दर्ज की गई है। सबसे बड़ी है ना, ये वर्ष 2023 में 21वें स्थान से वर्ष 2024 में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, ये शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, 2024 के 10 व्यस्तम हवाई अड्डे 2024 के 10 व्यस्तम हवाई अड्डे, इनमें फर्स्ट नंबर पर अटलांटा अमेरिका का, सेकंड दुबई का यूएई, थर्ड डलास फोर्ट वर्थ यूएसए का, फोर्थ एसएनडी टोक्यो जापान, फिफ्थ लंदन हिथ्रो यूके, सिक्स डेनवर यूएसए, 7वां इस्तांबुल टर्की, 8वां शिकागो ओआरए यूएसए, 9वां आईजीआई दिल्ली, 10वां शंघाई पुडोंग चीन। भारतीय हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आईजीआई विश्व का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। यहाँ वर्ष 2024 में 78 क्या बोलते हैं 7,78,20,834 लोगों ने यात्रा की है। इस सत्र में आईजीआई ने वर्ष 2023 की तुलना में 8.8% की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, तो अपन को तो ये याद रखना है, इस सूची में सबसे एक तो फर्स्ट वाला याद रखना है, सबसे व्यस्त में अटलांटा अमेरिका का रहा है और दिल्ली का 9वें नंबर पर रहा है। ठीक है, दुबई की क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम की भारत यात्रा। एक तो भाई इनके नाम इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि लेने में ही इंसान आ दो तो वैसे ही वो भूल जाता है। ठीक है, दुबई के क्राउन प्रिंस ऑफ संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ने 8 और 9 अप्रैल 2025 को आधिकारिक यात्रा पर भारत का दौरा किया। दुबई के क्राउन प्रिंस के तौर पर उनकी पहली भारत यात्रा थी। राजनीतिक और रणनीतिक वार्ताएं, शेख हमदान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इन बैठकों में रक्षा सहयोग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय शांति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। व्यापारिक सहयोग, मुंबई में आयोजित व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हुए दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं ने बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, समुद्री सेवाएं और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के 8 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रतीकात्मक उपहार, शेख हमदान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने दादा शेख राशिद द्वारा पहना गया पारंपरिक विशिष्ट अरबी चोगा। आजकल आरबीएससी का कुछ भरोसा नहीं है, आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, तो वो पूछ ले भाई विशिष्ट क्या है, तो विशिष्ट है अरबी चोगा के प्रतिकृति भेंट की, जो भारत यूएई के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। प्रमुख उद्घाटन, उन्होंने मुंबई में डीपी वर्ल्ड के मुंबई में नवीनतम फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन FTWZ का उद्घाटन किया, जिसमें $200 मिलियन से अधिक का निवेश किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बेंगलुरु में
इसके अलावा बेंगलुरु में दुबई इंटरनेशनल चैम्बर के दूसरे प्रतिनिधि कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। यात्रा के दौरान दुबई में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के कैंपस की स्थापना की घोषणा की। तो भाई दुबई में की है ये इम्पोर्टेंट है। दुबई में IIM अहमदाबाद की दुबई में स्थापना और IIFT की भी स्थापना दुबई में करने की घोषणा की है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, इस पर जरूर मार्क कर लेना। यूनेस्को ने घोषित किए 16 नए वैश्विक भू पार्क। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क नामित किए जाने की घोषणा 17 अप्रैल 2025 को की है। 16 नए ग्लोबल जियो पार्क जोड़े के साथ यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 50 देशों में कुल 229 साइट हो गई हैं। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क अब लगभग 855,000 मतलब 8,55,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो नामीबिया के आकार के बराबर है। ये नए भू पार्क 11 देशों में स्थित हैं, जिनमें चीन, उत्तर कोरिया जिसका ये पहला भू पार्क है, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब जिसके पहले 2 भू पार्क हैं, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम शामिल है। यूनेस्को वैश्विक भू पार्क ऐसे एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थल और परिदृश्य होते हैं। इनका प्रबंधन, संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के समग्र दृष्टिकोण के तहत किया जाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन THE ने हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की। इस रैंकिंग में एशिया के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। इस साल की रैंकिंग के प्रमुख मुख्य बिंदु इस प्रकार है। शीर्ष स्थान पर चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी 93.0 स्कोर और पेकिंग यूनिवर्सिटी 92.9 स्कोर ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल कर अपना दबदबा बनाए रखा है। तो फर्स्ट पे चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी और सेकंड पे चीन की ही पेकिंग यूनिवर्सिटी। शीर्ष 10 में चीन के कुल 5 विश्वविद्यालयों ने जगह मिली है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एशिया की शीर्ष विश्वविद्यालय शीर्ष 10 में चीन के अलावा सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और न्यानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जापान द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग द चाइनी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के विश्वविद्यालय भी शामिल है। भारत की इसमें क्या स्थिति रही है? भारत की स्थिति इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है, जिसे एशिया में 38वां स्थान मिला है, ठीक है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है, ठीक है। IISc बेंगलुरु को 38वां स्थान मिला है। किसको 38वां स्थान मिला है? IISc बेंगलुरु को 38वां स्थान मिला है, ठीक है। अब कुल मिलाकर भारत के 107 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में जगह मिली, जो जापान 119 के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। भारत के 20 संस्थानों को टॉप 250 में स्थान मिला। ये बहुत शर्म की बात है भाई, 20 ही स्थानों को टॉप 250 में 20 ही स्थान को मिला है। हम भी टॉप 100 में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान बनाने के लायक होने चाहिए। हमें भी ऐसे नवाचार ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। अन्य प्रमुख भारतीय संस्थान IISc के अलावा अन्ना यूनिवर्सिटी 111वें नंबर पर, IIT इंदौर 131वें नंबर पर और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 140वें नंबर पर भारत के अन्य प्रमुख संस्थानों में से हैं जिन्हें अच्छी रैंकिंग मिली। शूलिनी यूनिवर्सिटी 149वां स्थान भारत का शीर्ष निजी विश्वविद्यालय रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। मैं जिस पर राइट का निशान लगाती हूँ वही वो इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। नए देश इस बार की रैंकिंग में उज्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया और सीरिया की पहली बार शामिल किया गया है। ये पहले इन कंट्रीज़ में कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं था, आतंकवादी और नक्सलवादी और ये सारे लोग ही रहते थे। पर फर्स्ट टाइम तो इसलिए इन लोगों की ऐसी रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता था पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में, पर इस बार फर्स्ट टाइम इन उज्बेकिस्तान, बहरीन और मंगोलिया और सीरिया को पहली बार शामिल किया गया है। मूल्यांकन के क्या क्या मापदंड होते हैं रैंकिंग तैयार करने के लिए? शिक्षण, अनुसंधान की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग आय जैसे 18 संकेतकों का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 6 अप्रैल 2025 को थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। अपने थाईलैंड प्रवास में 3 से 4 अप्रैल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अब भाई एक ज़रूरी कॉल आ गया, मुझे कहीं जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम आज यहीं तक ही पढ़ेंगे। कल मैं इससे आगे का
हम चाहे कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए, निरंतर लगातार प्रयास जरूर करना चाहिए, चाहे हम 2 पेज ही पढ़ें चाहे 3 पेज ही पढ़ें। इसके बाद में कल हम फिर वापस से यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं यहीं तक ही छोड़ती हूँ। कल रिवीजन अभी तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे का भी कंटिन्यू करेंगे। चाहे 2 पेज ही पढ़ें, कम ही पढ़ें, पर निरंतर पढ़ें, निरंतर अभ्यास करें। इसके साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और आगे हम ऐसे ही अपनी क्रोनोलॉजी को पूरा करें। थैंक यू।